जहां पर बृहस्पति जैसे ग्रह और सूर्य की एक समानांतर परिस्थिति के आधार पर, खगोलीय स्थिति के आधार पर कोई एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल किया जाता हो, ये अकेला है। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कुंभ। ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में कुंभ है। तो समस्त विश्व को भारत की सांस्कृतिक प्रभा का परिचय कराने वाला ये अद्भुत दिव्य अवसर सामने आया है। और ये एक बड़ी शिकायत रही है प्रयाग के लोगों को कि यहाँ पर लगातार कुंभ और अर्ध कुंभ होते हैं, किंतु यहाँ का विकास कम रहता है। किंतु इस बार हमारे मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ पर स्थायी स्थायी निर्माणों की श्रृंखला की शुरुआत की है, तो जिससे प्रयागराज का अद्भुत विकास होगा। जो इस निर्माण कार्य किए गए हैं वो स्थायी प्रवृत्ति के हैं। तो एक नई डिजिटल महाकुंभ के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, ढांचागत विकास में भी प्रयाग अपने नए भविष्य का निर्माण करेगा। तो जी ये हाँ, सारी चीजें हो रही हैं और ये अतुलनीय है। इसके पहले जब पिछले 10 वर्षों के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि 2013 के कुंभ में यहाँ भगदड़ हुई और उसके कई लोग मारे गए। इसके पहले 1906 में सैनिटेशन ना होने की वजह से यहाँ कॉलरा फैला और करीब 250 लोगों की मृत्यु हो गई। वो सब परिस्थितियां दूर हो गई हैं। आज हमारा पूरा वैभव प्रखर रूप में सामने आ रहा है। जी, तो ललित जी, जिस तरह से आपने जिक्र अतीत का भी किया और इस बदले हुए एक तरह से भारत में भारत की सांस्कृतिक विरासत हो या फिर आध्यात्मिक महत्व के वो तमाम स्थल हों जिनके विकास पर सबसे ज़्यादा एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है, और वो मांग वक्त की कहें या फिर देश की एक बड़ी आबादी की हो कि किस तरह से आध्यात्मिक स्थलों को, सांस्कृतिक स्थलों को, धार्मिक स्थलों का एक बदलने की ज़रूरत है वक्त के साथ। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अब एक बदला हुआ प्रयागराज ही नहीं, एक बदला हुआ भारत, आध्यात्मिक पर्यटन को भी इसके साथ एक बड़ा महत्व दिया जा रहा है। देश दुनिया देखेगी कि किस तरह से भारत ने अपने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ महाकुंभ का आयोजन भारत के दर्शन और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भी दर्शाता है। निश्चित रूप से जो यह कार्य है और ये कुंभ की जो बात चल रही है, तो कुंभ का वर्णन वेदों में भी मिलता है। अथर्ववेद भी इसमें कुछ पंक्ति उद्धृत करता है। और देवदानव संवादे मध्यमाने महोदय, ये कितनी पुरानी परंपरा है। आप इसको देखिए कि ये सृष्टि के साथ ही इसका आविर्भाव हुआ और कितनी पुरानी परंपरा है, जिसका काल भी भारतीय सनातन धर्म के हिसाब से उसका काल भी सही निर्धारित नहीं हो पाता है। इतनी पुरानी परंपरा है। और इस परंपरा में वहाँ कहते हैं कि जहाँ पर दैवीय शक्ति और दानवीय शक्ति, दोनों शक्तियों ने मिलकर के ये मंथन किया है, अर्थात यह दोनों के, यह सबके लिए कल्याणकारक है। जैसा मैंने कहा कि यह जो स्थल है, जब कुंभ अमृत कुंभ निकला तो उस अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों में छीना झपटी होने लगी। तो भगवान ने बृहस्पति को यह कार्य सौंपा। जैसी अभी चर्चा ललित भाई कह रहे थे, तो बृहस्पति वहां पर देवगुरु हैं और उनके नेतृत्व में इंद्र का पुत्र जयंत उस घड़े को उठाता है और उस घड़े के पीछे लोग छीनने के लिए दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह जयंत 4 जगह पर उस घड़े को रखता है और जहां पर रखता है वहां कुछ न कुछ अमृत कण गिर जाता है, जिससे वह भूमि एक विशिष्ट गंध से आप्लावित हो जाती है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों में कुंभ की व्यवस्था शास्त्रों में बतलाई गई है। तो विशिष्ट प्रकार का जब समय उपस्थित होता है, बृहस्पति जब वृष राशि पर आते हैं और सूर्य जब मकर पर होते हैं, तो ऐसे संयोग में, जो एस्ट्रोनॉमी संयोग की बात कही गई, ऐसे योग में यह अवसर उपस्थित होता है जी। और जब ऐसा अवसर उपस्थित होता है तो हमारा जो ब्रह्मांडीय या खगोलीय या जो भी व्यवस्था कह लीजिए, उनका एक ग्रहों का प्रभाव और साथ ही जो स्थिति बनती है भूलोक में भूमि का प्रभाव और साथ ही जो
पर्यावरणीय प्रभाव है, ये सभी मिल करके एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें व्यक्ति का विकास निश्चित रूप से होता है। और वहां तो कहा कि हंति कल्प कृतम पापम सा माघे नृप दुर्लभा, पश्चिमाभिमुखी गंगा कालिंद्या सह संगता हंति कल्प कृतम पापम सा माघे नृप दुर्लभा। यहां पे कल्पवासी 1 महीना इन नदियों के तट पर रहते हैं। अब आप समझिए, वो अपना स्थायी निवास बना करके, अपना टेंट इत्यादि जो कुछ भी है बना करके 1 महीने यहीं पर कल्पवास करते हैं। ये कल्पवास की जो परंपरा है वह भी इसी समय शुरू होती है और लोग इसका प्रतिवर्ष अनुसरण करते हैं। कुंभ तो 12 वर्ष में एक बार, अर्ध कुंभ उससे आधे में, लेकिन प्रति वर्ष माघ मास में माघ का जो मेला प्रयाग में लगता है, कितने कल्पवासी आकर के अपने जीवन को सुधारते हैं और लोग आकर के स्नान करते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। तो ये जो सारा संयोग उपस्थित होता है, यह संयोग निश्चित रूप से व्यक्ति के विकास और उसकी समृद्धि का द्योतक है। और जब प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने तीर्थों को किस प्रकार से समृद्ध करें, किस प्रकार से हम तीर्थों को स्वच्छ करें, किस प्रकार से तीर्थयात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इस प्रकार का जब चिंतन हुआ है, तो इसी चीज को देखने के लिए, इसी व्यवस्था को समझने के लिए पूरा विश्व यहां एकत्रित होगा और देखेगा और नई नई भूमिका के रूप में भारत को जानेगा। क्योंकि अब यह जो भारत है वह भारत नहीं है जहां किसी चीज की कमी है। एक समृद्धि और विकास और बुद्धि और इंटेलिजेंसी या जो कुछ भी कह लीजिए, सबका एक संगम यहां पर दिखेगा। तो प्रधानमंत्री जी की जो यह सोच है, वह आध्यात्म के साथ कैसे हम अपने आर्थिक तंत्र को, कैसे हम अपने गौरव को वापस ला सके, क्योंकि जो गौरव ऋषियों मुनियों ने स्थापित किया है, उस गौरव को हमें पुनः वापस लाना है और हमें यह सबको बताना है कि हम किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और विश्व कल्याण की बात करते हैं। ललित जी, भारत जिस तरह से अपने तमाम सांस्कृतिक स्थलों में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम सरस्वती कूप कॉरिडोर का है। हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि सरस्वती कूप कॉरिडोर के निर्माण के साथ किस तरह से वहां की तस्वीर पूरी अब बदली है। निश्चित तौर से ऋतु अगर देखें तो आज त्रिवेणी पूजा अर्चना, अक्षयवट पूजा अर्चना, भगवान बड़े हनुमान जी की पूजा अर्चना और अब सरस्वती कूप के दर्शन, सरस्वती कूप का गलियारे के बाद जो है जनसभा का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण विश्वार्पण करेंगे। जो आज के रंग है, अगर इनको अलग अलग तरीके से देखा जाए, सरस्वती कूप यूं तो जो पातालपुरी मंदिर है और जो अकबर का किला है, अकबर के किले के अंदर वो सरस्वती कूप की स्थापना मानी जाती है। माँ सरस्वती जो कि यहाँ पर अदृश्य रूप में है, सतत रूप में यहाँ पर प्रवाहमान नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी माना जाता है, उसका उद्गम स्थल और वो सांकेतिक स्वरूप वहां पर माना जाता है। पातालपुरी मंदिर के जिक्र जो है पौराणिक ग्रंथों के साथ साथ वेदसांग के विवरण में भी मिलते हैं और किले से जुड़ी हुई जो अनेक कथाएं हैं कि किस तरीके से अक्षयवट को हटाने की कोशिश से आक्रांताओं को मुंह की खानी पड़ी और सतत शाश्वत धारा के रूप में हमारी सनातन संस्कृति हर दिश चल रही है, इसका स्वरूप आज पूरी दुनिया देख रही है। आज के अगर अन्य कार्यक्रमों की बात करें, जो रंग हमको दिखते हैं ऋतु, जरूर मैं लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूं, जरूर ये कहना चाहूंगा कि रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का, सादगी, सहिष्णुता, समानता बनी रहे, देश में चरित्र की महानता बनी रहे। यही जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का इस समय दौरा कर रहे हैं और इसी के साथ इसके बाद कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं
और जिस तरह से पूरे प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर, साथ ही साथ आध्यात्मिक स्थलों, धार्मिक स्थलों को लेकर जो एक लंबा काम किया गया है, उन कामों के निरीक्षण के साथ साथ उन कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने भी प्रयागराज पहुंचे हैं। बेहद अहम दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का प्रयागराज का दौरा माना जा रहा है। अश्वनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, प्रधानमंत्री इस समय प्रदर्शनी स्थल पर हैं। प्रदर्शनी स्थल पर किस तरह से पूरे महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर, और महाकुंभ 2025 को एक डिजिटल महाकुंभ के तौर पर विश्व के सामने पेश किया जा रहा है, उस बारे में आप क्या जोड़ सकते हैं? जी रितु, जिस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं उसे अलग अलग थीम में बांटा गया है। किस तरीके से स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज का विस्तार हो रहा है, किस तरीके से तीर्थराज प्रयाग के मंदिरों और घाटों का जीर्णोद्धार किया गया है, किस तरीके से डिजिटल कुंभ की जो संकल्पना है उसको साकार और मूर्त रूप दिया जा रहा है, किस तरीके से सुगम रेल यात्रा को सुसज्जित करने के लिए अन्य प्रयास किए गए हैं, किस तरीके से अभेद्य सुरक्षा कवच रखते हुए सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ की संकल्पना की गई है, किस तरीके से इसे स्वच्छ कुंभ के रूप में बनाया गया है, किस तरीके से कचरा निपटान और अन्य चीजें की गई हैं। नमामि गंगे और स्वच्छ कुंभ का जो थीम है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, डिजिटल कुंभ को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो विकास कार्य किए गए हैं, जो यातायात के कार्य हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे रेल परिवहन का हो या अन्य परिवहन का हो, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और किस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर जो कि एक जिला के रूप में भी घोषित किया जा चुका है, ये अगले 45 दिनों तक लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र रहेगा, गतिविधियों का केंद्र रहेगा। और किस तरीके से अनादि आस्था का महासमागम यहाँ पर होगा। अनादि आस्था का जो अमृत काल चल रहा है, जो शाश्वत अमृत काल भारत की विकास यात्रा का चल रहा है, उसी के एक आयाम के रूप में जुड़ा हुआ ये महाकुंभ का आयोजन किस तरीके से संकल्पित है लोगों की सुव्यवस्थित कुंभ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है, जो पुराने घाट थे उनका जीर्णोद्धार किया गया है, किला घाट नया किला बनाया गया है। किस तरीके से डिजिटल कुंभ के रूप में इसको सुव्यवस्थित करके किया जाएगा। त्रिवेणी संगम को किस तरीके से नया स्वरूप दिया गया है। मंदिरों का कायाकल्प हुआ है, 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया है, 11 कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया है। और जो त्रिवेणी का जो स्वरूप है डिजिटल कुंभ के साथ साथ उसे अद्भुत और सुरक्षित स्वरूप प्रदान किया गया है। अगर देखें तो 1600 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उनका भी कहीं न कहीं इस समय अवलोकन कर रहे हैं। 7 रेलवे स्टेशनों का नई यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। झूसी प्रयागराज दोहरीकरण, विद्युतीकरण और गंगा रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। नए गंगा रेल ब्रिज का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रयागराज के 6 रेलवे स्टेशनों पर अनेक प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया है। इंटरलॉकिंग की सुविधा की गई है। भव्य और डिजिटल कुंभ में किस तरीके से महाकुंभ रेल सेवा 2025 का ऐप और वेब पोर्टल ये भी आज लोगों के लिए उपलब्ध होगा। बहुभाषी उद्घोषणा और बहुभाषी डिजिटल टच की सुविधाएं रेल की तरफ से की गई हैं। महाकुंभ में आने वाले रेल के यात्रियों के लिए अन्य व्यवस्थाएं की गई है। वन स्टॉप समाधान किए गए हैं। रंगीन रेल टिकट का इंतजाम किया गया है। कुंभ में पहली बार अगर देखें तो जिन नए नए आयामों को जोड़ा गया है, उन्हीं आयामों को इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विविध मंचों के जरिए देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और साथ में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सुगम रेल यात्रा किस तरीके से संभव हो, किस तरीके से सुरक्षित रहे, अग्नि की सुरक्षा, जल की सुरक्षा, नभ की सुरक्षा, थल की सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर जो कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया गया है, जिस तरीके से CCTV जो लगाए गए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन से लेकर कुंभ के अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, उनकी व्यवस्था। 10,000 से ज्यादा अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। 7,000 से ज्यादा फायर हाइड्रेंट और 3 फायर रोबोट स्थापित किए गए हैं। 85 हाई प्रेशर वाटर मिस्ट बाइक सिस्टम और साथ ही साथ 100 से ज्यादा मोटर फायर इंजन की तैनाती की गई है। अग्निशमन की अगर स्थितियों को देखते हुए ईश्वर करे कोई जनधन की हानि न हो, लेकिन सभी उपाय किए गए हैं सुरक्षित। जल सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 100 से ज्यादा बचाव नौकाएं, 12 किलोमीटर का रिवर जेट्टी, रिवर लाइन, जल पुलिस की तैनाती, डीप वाटर गोताखोर की तैनाती, नदी क्षेत्र में आपात स्थिति के लिए तत्पर हमारे जल पुलिस, 20,000 से ज्यादा लाइफ जैकेट और अन्य वितरण किए गए हैं। संगम के पूरे क्षेत्र को अभेद्य सुरक्षा
क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। जो सुरक्षा की स्थितियां हैं, जो स्वच्छता की स्थितियां हैं, जो यातायात की स्थितियां हैं, जो सुगमता की स्थितियां हैं, जिससे कि ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, स्वस्थ कुंभ, समुन्नत कुंभ, समर्थ कुंभ और लोगों के लिए आकर्षण का महाकुंभ बने, उसी का अवलोकन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अश्विनी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि 2019 में अर्धकुंभ के दौरान भी आप एक लंबे समय तक प्रयागराज में मौजूद थे। अब तकरीबन 5 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 8 साल के बाद, माफ करिएगा। तो अब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसे में किस तरह से पूरा बदला हुआ परिदृश्य आपको दिखाई देता है? क्योंकि इस महाकुंभ में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से भी और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से भी। निश्चित तौर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम से कुंभ नगरी के एक एक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाती है। जैसा मैं कह रहा था कि चाहे थल, जल और नभ तीनों अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था होती है। जल पुलिस की तैनाती होती है। जल पुलिस के साथ साथ जो ड्रोन से निगरानी की जाती है, ड्रोन की निगरानी के अलावा जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए आवागमन की जो यातायात की सुविधाएं होती है उन पर निगरानी की जाती है। और आज के 6 साल पहले जो कुंभ हुआ था, अर्धकुंभ था, हर साल यहाँ पर माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है प्रयाग किसी पावन धरा पर। माघ मेला के बाद 6 साल बाद अर्धकुंभ और 12 वर्षों पर कुंभ का आयोजन होता है। तो कुंभ में अगर पिछली बार की अगर देखें जो लोगों के श्रद्धालुओं का आवागमन था उससे ज्यादा इस बार 45 करोड़, 40 करोड़ से 45 करोड़ व्यक्तियों के आवागमन की उम्मीद प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। और उसी तरीके से 45 करोड़ की अगर इस कुंभ नगरी में आएंगे तो उनको सभी तरह की सुरक्षित सुविधाएं देना, स्वस्थ सुविधाएं देना, लोगों के आवागमन की सुविधाएं देना, इन सब का इंतजाम किया गया है। और अस्थायी तौर पर ये कुंभ का पूरा परिक्षेत्र एक अस्थायी जिला घोषित किया जाता है और अस्थायी जिले का जिलाधिकारी होता है, मेलाधिकारी होते हैं। और सभी जो प्रशासन के अन्य अंग हैं, चाहे वो मेला प्राधिकरण हो, चाहे वो प्रयागराज प्राधिकरण हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, LIU हो और यहाँ के अन्य प्रशासन हो, सब एक समेकित रूप में काम करते हैं। तो निश्चित तौर से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आवागमन की सुविधा को यहाँ पर निर्माण करना और वो निर्विघ्न सकुशल संपन्न हो, वो किस तरीके से संपन्न होगा, उन्हीं स्थितियों का, उन्हीं नए आयामों का, उन्हीं नई सुविधाओं का, उन्हीं नए तथ्यों का इस समय अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋतु जी, अश्विनी आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रोफेसर रामराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर जी, आप दृश्यों में जोड़ना चाहेंगे? सरस्वती कूप में पूजन दर्शन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए, सरस्वती कूप ज्ञान का भंडार है और गंगा यमुना सरस्वती की जो बात होती है उसमें इस सरस्वती कूप की इतनी महत्ता है, इतनी विशेषता है कि यहाँ दर्शन करने वाले के ज्ञान की वृद्धि होती है। और यहाँ पर इस जल में गोदुग्ध मिलाया जा रहा है। गोदुग्ध जो समस्त प्रकार के ओजस्विता को प्रदान करने वाला है, तेज को प्रदान करने वाला है, विकारों को हरने वाला है। साथ ही साथ पंचामृत से यहाँ माता सरस्वती की और इस कूप की पूजा की जा रही है, क्योंकि पंचामृत जो है वो 5 पदार्थों का संग्रह है। गाय का दूध, दही, घी और उसके बाद शहद और शक्कर, ये 5 पदार्थ सम्मिश्रित किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। तो इन पांचों के लिए अलग अलग मंत्र निर्धारित हैं और उन मंत्रों में उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और जब इसको हम वहाँ प्रक्षेपित करते हैं, उस जल में मिलाते हैं, तो किस प्रकार से यह देवता को प्रसन्न करता है, व्यक्ति को भी आनंद प्रदान करता है। निश्चित रूप से जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, पौराणिक ज्ञान हो, वैज्ञानिक ज्ञान हो, किसी भी प्रकार का, उस सभी ज्ञान का जो सार है वह यहां से एक केंद्र के रूप में उद्भूत होता है। इसलिए सरस्वती कूप की रक्षा और उसकी उपासना अवश्य होनी चाहिए। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह समझा है कि सरकार का कर्तव्य क्या है। देखिए, अभी हम लोग चिंतन कर रहे थे
कि जब कुंभ का अवसर आता है निश्चित रूप से सभी श्रद्धालु वहां पर उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में एक सरकार को क्या सोचना चाहिए, कैसे घटनाएं घट जाती हैं, सारी चीजों के बारे में क्यों नहीं चिंतन किया जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा चिंतन किया है कि कहीं से भी किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, जहां जो जिस व्यवस्था को चाहता है उसको वैसी व्यवस्था प्रोवाइड कराया जाए। इस प्रकार का चिंतन मोदी जी ने किया है। तो मित्रों, ये जो चिंतन है, ये जो गौरव है, यह एक लंबी गौरव गाथा के रूप में निश्चित रूप से इसको स्मरण किया जाएगा। प्रोफेसर साहब, आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस पावन धरा पर गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम के तट पर हम सब बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सभी को उनका स्थान ग्रहण करने का सादर अनुरोध। मानवता के उपासक, साधक व आराधक अर्थात सदैव लोक मंगल की कामना करने वाले युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग निर्माता माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अंगवस्त्रम के द्वारा करने का मैं अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हम सबकी करतल ध्वनि के बीच ये अंगवस्त्रम उनको भेंट करके उनका आज इस मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मां गंगा जिनकी दिव्य आभा से प्रयागराज सदैव आलोकित रहता है, ऐसी ये वृहद और ये दिव्य प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय बहुत जोरदार तालियों के बीच अभिवादन करते बोलेंगे, गंगा मैया की, यमुना मैया की, त्रिवेणी के पावन संगम की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी को आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन के साथ महाकुंभ 2025 को भव्य दिव्य डिजिटल बनाने के लिए नए कीर्तिमानों की ओर ले जाते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध प्रधानमंत्री जी के स्वागत उद्बोधन का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, यमुना मैया की, प्रयागराज भगवान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। जिस प्रयागराज की महिमा को वेद पुराणों ने बड़े प्रभावी ढंग से गा करके सनातन धर्मावलंबियों के गौरव को बढ़ाया हो, आज उसी प्रयागराज में जहां पर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने त्रिवेणी के दर्शन किए थे, आज उसी त्रिवेणी के संगम में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रयागराज वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ की दृष्टि से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे, सबसे पहले मैत्री का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने। श्रृंगवेरपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा और कॉरिडोर का लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल, वनवास के समय सबसे पहले जिस ऋषि आश्रम में रह करके भगवान राम ने आशीर्वाद प्राप्त करके निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दृष्टि से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के विभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी
उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रयागराज कुंभ में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने वाली जो हमारी टीम है, जिनमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। प्रदेश में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में जल मिले और इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं। प्रदेश सरकार के हमारे अन्य सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री संजय निषाद जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीके सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो पूरे कार्यक्रम में एक स्वयंसेवक के रूप में लग करके महाकुंभ प्रयागराज को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से विशेष रूप से महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। ठीक एक महीने के बाद 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ का शुभारंभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी प्रयागराज वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संगम नोज पर पूजन कर महाकुंभ 2025 के इस वृहद आयोजन के लिए हम सब के लिए मां गंगा से आशीर्वाद लेकर 3 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर तथा सरस्वती कूप कॉरिडोर का दर्शन कर व उनका लोकार्पण कर इसके बाद वो हमारे बीच आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना व वृहद सोच ने 2 और धामों को वृद्धता प्रदान की है, दिव्यता प्रदान की है। वो है श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर तथा भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सादर अनुरोध करती हूं कि रिमोट के बटन के द्वारा इनका वर्चुअल लोकार्पण करने की कृपा करें। इसी के साथ लोकार्पण करें महाकुंभ 2025 की 500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का, जो केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय से तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की परियोजनाएं हैं। बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुभागा, तापस समदम दया विधाना, परमारथ पद परम सुहाना। ये है भरद्वाज ऋषि की महिमा जो रामचरितमानस में वर्णित है। और अब 5700 करोड़ की ये 167 परियोजनाएं।
माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना रही है कि महाकुंभ में आने वाले भक्तों को, श्रद्धालुओं को जरूरी जानकारी उनकी अपनी भाषा में सुविधाजनक और सरल तरीके से मिल सके। इसी को साकार करने के लिए एक बहुभाषी AI सक्षम चैटबॉट कुंभ सहायक का निर्माण किया गया है। मैं पुनः बड़े आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि रिमोट का बटन दबाकर इस चैटबॉट का शुभारंभ करने की कृपा करें, जो हमारे देश के डिजिटल व संवाद के क्षेत्रों में एक नई क्रांति लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। महाकुंभ 2025 पर आधारित एक लघु फिल्म, जो केवल फिल्म नहीं, वो एक सपना है जिसको पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके दिशा निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात एक करके इसको दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने में लगे हैं। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के सफलतम आयोजन प्रयागराज कुंभ 2019 ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई कीर्तिमान अपने नाम किए। प्रयागराज कुंभ 2019 को यूनेस्को ने दी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की वैश्विक मान्यता। इस अविस्मरणीय आयोजन के बाद सनातन संस्कृति को दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप देने को तैयार है प्रयागराज महाकुंभ 2025। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,600 करोड़ रुपए से तीर्थराज प्रयाग को दिया है नव्य स्वरूप। इस महाआयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे कलाग्राम, संस्कृति ग्राम, त्रिवेणी पुष्प सहित बड़े हनुमान मंदिर, भरद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम, अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप कॉरिडोर के साथ ही नवनिर्मित 11 कॉरिडोर और 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण। नए घाट और रिवरफ्रंट रोड का कराया गया है निर्माण, सड़कों का विस्तारीकरण, नए फ्लाईओवर, ROB का कराया गया है निर्माण। पार्किंग के लिए 1,800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को किया गया है आरक्षित। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को किया गया है अपग्रेड। रेल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं से कराया गया है यात्री सुविधाओं का विकास। क्लीन महाकुंभ, ग्रीन महाकुंभ के अनुरूप आधुनिक तकनीक से शहर की स्वच्छता पर किया गया है फोकस। साथ ही 3 लाख से अधिक पौधरोपण और 300 पार्कों का कराया गया है जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण। विश्व के सबसे बड़े अस्थायी शहर में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4,000 हेक्टेयर में किया गया है मेला क्षेत्र का विकास। 30 पंटून पुल, 500 किलोमीटर की अस्थायी सड़क का कराया गया है निर्माण। स्वच्छ महाकुंभ के अनुरूप 1.5 लाख शौचालयों की सुविधा। प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के अनुरूप मेला परिसर में इको फ्रेंडली वस्तुओं के उपयोग को दी गई है प्राथमिकता। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नमामि गंगे के अंतर्गत मां गंगा और यमुना की जलधारा हुई है निर्मल और अविरल। सनातन संस्कृति के वैश्विक समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है तीर्थराज प्रयाग। सामाजिक समता का महापर्व प्रयागराज महाकुंभ 2025। बहुत जोरदार तालियों के बाद एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन। मां भारती की सेवा में सदैव समर्पित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार पुनः आप सबकी बहुत जोरदार करतल ध्वनि के प्रणाम के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि आज
माँ गंगा यमुना सरस्वती और त्रिवेणी के इस पावन संगम तट की भूमि के किनारे हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमारा दिशा निर्देशन करें। जोर से बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक साथी, प्रयागराज के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रयागराज में संगम की इस पावन भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है,
इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। पिछले कुंभ में भी मुझे संगम में स्नान करने का सौभाग्य मिला था और आज इस कुंभ के आरंभ से पहले मैं एक बार फिर मां गंगा के चरणों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया।
आज मैंने संगम घाट के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हनुमान कॉरिडोर और अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैंने सरस्वती कूप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। आज यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराह सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो जाएंगे। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं,
ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, सार्थार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की ये धारा निरंतर प्रवाहित होती है। इस आयोजन के नाम अलग अलग होते हैं, पड़ाव अलग अलग होते हैं, मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन यात्री एक होते हैं, मकसद एक होता है। साथियों, कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए यहां केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। सरकार के अलग अलग विभाग जिस तरह महाकुंभ की तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। देश दुनिया के किसी कोने से कुंभ तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस किया गया है। अयोध्या, वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ से प्रयागराज शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है।
मैं जिस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात करता हूं, उन महाप्रयासों का महाकुंभ भी इस थली में नजर आता है। साथियों, हमारी सरकार ने विकास के साथ साथ विरासत को भी समृद्ध बनाने पर फोकस किया है। आज देश के कई हिस्सों में अलग अलग टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। रामायण सर्किट, श्री कृष्ण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, इनके माध्यम से हम देश के उन स्थानों को महत्व दे रहे हैं जिन पर पहले फोकस नहीं था। स्वदेश दर्शन योजना हो, प्रसाद योजना हो, इनके माध्यम से तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर ने पूरे शहर को कैसे भव्य बना दिया है, हम सब इसके साक्षी हैं। विश्वनाथ धाम, महाकाल, महालोक, इसकी चर्चा आज पूरे विश्व में है। यहां अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज ऋषि आश्रम कॉरिडोर में भी इसी विजन का प्रतिबिंब है। श्रद्धालुओं के लिए सरस्वती कूप, पातालपुरी, नागवासुकी, द्वादश माधव मंदिर का कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, हमारा ये प्रयागराज निषाद राज की भी भूमि है। भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव श्रृंगवेरपुर का भी है। भगवान राम और केवट का प्रसंग आज भी हमें प्रेरित करता है। केवट ने अपने प्रभु को सामने पाकर उनके पैर धोए थे, उन्हें अपनी नाव से नदी पार कराई थी। इस प्रसंग में श्रद्धा का अनन्य भाव है। इसमें भगवान और भक्त की मित्रता का संदेश है। इस घटना का ये संदेश है कि भगवान भी अपने भक्त की मदद ले सकते हैं। प्रभु श्री राम और निषाद राज की इसी मित्रता के प्रतीक के रूप में श्रृंगवेरपुर धाम का विकास किया जा रहा है। भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा भी आने वाली पीढ़ियों को समता और समरसता का संदेश देती रहेगी। साथियों, कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार कुंभ में 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले हैं। मैं आज कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मी भाई बहनों का अग्रिम आभार भी व्यक्त करूंगा। करोड़ों लोग यहां पर जिस पवित्रता, स्वच्छता, आध्यात्मिकता के साक्षी बनेंगे,
वो आपके योगदान से ही संभव होगा। इस नाते यहां हर श्रद्धालु के पुण्य में आप भी भागीदार बनेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाकर संदेश दिया था कि हर काम का महत्व है, वैसे ही आप भी अपने कार्यों से इस आयोजन की महानता को और बड़ा करेंगे। ये आप ही हैं जो सुबह सबसे पहले ड्यूटी पर लगते हैं और देर रात तक आपका काम चलता रहता है। 2019 में भी कुंभ आयोजन के समय यहां की स्वच्छता की बहुत प्रशंसा हुई थी। जो लोग हर 6 वर्ष पर कुंभ या महाकुंभ में स्नान के लिए आते हैं, उन्होंने पहली बार इतनी साफ सुंदर व्यवस्था देखी थी। इसलिए आपके पैर धुलकर मैंने अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। हमारे स्वच्छता कर्मियों के पैर धोने से मुझे जो संतोष मिला था, वो मेरे लिए जीवन भर का यादगार अनुभव बन गया है। साथियों, कुंभ से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा उतनी नहीं हो पाती। ये पक्ष है कुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। हम सभी देख रहे हैं कैसे कुंभ से पहले इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहेगा, जहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग आएंगे। पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। 6,000 से ज्यादा हमारे नाविक साथी, हजारों दुकानदार साथी, पूजा पाठ और स्नान ध्यान कराने में मदद करने वाले, सभी का काम बहुत बढ़ेगा। यानी यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए व्यापारियों को दूसरे शहरों से सामान मंगाने पड़ेंगे। प्रयागराज कुंभ का प्रभाव आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। देश के दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ट्रेन या विमान की सेवाएं लेंगे। इससे भी अर्थव्यवस्था में गति आएगी। यानी महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। साथियों, महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। आज पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। 2013 में डेटा आज की तरह सस्ता नहीं था। आज मोबाइल फोन में यूजर फ्रेंडली एप्स हैं, जिसे कम जानकार व्यक्ति भी उपयोग में ला सकता है। थोड़ी देर पहले अभी मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के
इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है, महाकुंभ को एकता के महायज्ञ के रूप में दिखाने वाली फोटोग्राफी की प्रतियोगिता रखी जा सकते हैं। इस पहल से युवाओं में कुंभ का आकर्षण बढ़ेगा। कुंभ में आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेंगे। जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंचेगी तो कितना बड़ा कैनवास तैयार होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसमें कितने रंग, कितनी भावनाएं मिलेंगी, ये गिन पाना मुश्किल होगा। आप आध्यात्म और प्रकृति से जुड़ी किसी प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। साथियों, आज देश एक साथ विकसित भारत के संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि इस महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे इस संकल्प को और मजबूत बनाएगी। महाकुंभ स्नान ऐतिहासिक हो, अविस्मरणीय हो, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी से मानवता का कल्याण हो, हम सबकी यही कामना है। संगम नगरी में आने वाले हर श्रद्धालु को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मां गंगा हम सबको इतनी सामर्थ्य दें कि जिस तरह से भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ इस डिजिटल कुंभ, महाकुंभ 2025 को आपने सोचा है, हम सब उसको वैसे संपन्न कराने में सक्षम हो सके। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन जरूर हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत आभार। बहुत करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं अगर कहूं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो गलत ना होगा कि चाहता हूं कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस इस देश के नाम हो जाए। जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, और जो सर झुके तो देश को प्रणाम हो जाए। बहुत बहुत एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, उन्हें साधुवाद, उन्हें धन्यवाद। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच से प्रस्थान। पुनः एक बार सम्मानित मंच के प्रति आभार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयागराज दौरे में कुंभ कलश रख 6000 करोड़ से ज्यादा की